अध्याय 1 भारत का इतिहास। प्राचीन भारत। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटवा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था मुद्राओं के निर्माण में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। आइए आगे देखते हैं कि हिंदू सभ्यता का पत्तन नगर। हिंदू सभ्यता का जो पत्तन नगर है, जिसे बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर सभ्यता विकसित थी इसलिए। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? शिंडन। जिसे ग्रीक या यूनान लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं कहाँ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। आइए आगे देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए और कई बार इस वीडियो को देखिए और पढ़िए, जिससे आपको बार बार रिवीजन होता है। तो देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति गुमोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की? एक पशु पूछा है इसलिए बैल होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। आइए देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में, सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद अष्टानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अगर पूछता है तो लोहा की नहीं हुई थी उस टाइम। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी किस धातु से नहीं प्रचलित थे? लोहा से। लोहा से नहीं प्रचलित थे। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये देखिए, यूपीएससी प्री 96 में पूछा गया है और जो है कि 39वीं यूपीएससी 94 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभाण। जो मृदभाण है वही महत्वपूर्ण कारक है। ये मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार या औजार है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, ये हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से।
देखिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, जीआईसी 2010 में और यूडीए एलडीए मेंस में 2007 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। ये भी देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 वर्गों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 वर्गों में विभाजित था, 3 भागों में। ये वैदिक सभ्यता, यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल नहीं था वैदिक काल के लोगों को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, ऐसे धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। जो शुल्ब सूत्र है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। आइए कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम को भी जान लेते हैं। तो देखिए दर्शन और प्रवर्तक। सांख्य कपिल प्रवर्तक हैं, न्याय के गौतम हैं, चारवाक के चारवाकी हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, वैशेषिक के कणाद हैं। ये प्रमुख प्रवर्तक हैं प्रमुख दर्शन के। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से 1-2 बार वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख। ऋग्वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल श्रुतियाँ कितनी हैं? 1028। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ की संख्या कितनी, मतलब कितने बार इनके नाम को प्रयोग किया गया इंद्र के? तो 250 बार। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? तो अग्नि के लिए ऋचाएँ कुल 200 बार है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वेद जो ज्ञान है उसके 4 वेद हैं। चारों वेदों के जो 4 वेद हैं उनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों को त्रयी कहते हैं। त्रयी में अथर्ववेद जो है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। इसी को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग नामोल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण वह मत्स्य पुराण है। जो सबसे प्राचीन पुराण है वह मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो सूक्त है, संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसकी उपासना से था? प्रकृति के। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, जो पुरंदर शब्द है उसका प्रयोग हुआ है? तो वो इंद्र के लिए। शुल्ब क्या है? देखिए शुल्ब सूत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह किस विषय से संबंधित है? तो यह ज्यामिति से संबंधित है। और जो अश्वत्थो मा शतकमय है वो कहाँ से लिया गया? तो वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे कि दासराज युद्ध भी कहा जाता है किस नदी तट पर लड़ा गया? पारुषणी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग है वह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी वह सिंधु नदी है। आइए आगे देखते हैं। ये जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासन थे? जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो कैकेयी के राजा थे, कैकेयी के। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो वह कठोप उपनिषद में है। वैदिक नदी कुहा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वह अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन
जो सांख्य दर्शन है वह कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा। ये जो किस स्थल की खुदाई से? तो अंतरजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो किस काल में अछूत अवधारणा? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सरस्वती सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत में ये देखिए पहले क्वेश्चन छूट गया। जो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन काल में निष्क से जाने जाते हैं, जो निष्क हैं वो जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक है, दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता जो नामक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विषय से। और आगे देखिए क्वेश्चन। जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है वो यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी, देखिए उसे ध्यान से देखिए, शासन प्रणाली गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। तो वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? वह दस्तकारी लुहारगिरी जो है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी जो थी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदित। जो विदित थी वो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन है। गोत्र क्या है? गोत्र जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किससे संबंधित है? विश्वामित्र। मतलब किसने रचना की थी? गायत्री मंत्र की किसने रचना की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। आइए कुछ क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा उन्हें भी देख लेते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। मैजिकल चार्म्स जो है उसे आप देख लीजिएगा कि वह अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है वह नृजाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो वह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वह गाय के लिए किया गया है। अघन शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभ। जो कुंभा या क्रमु है उसका संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। और देखिए आगे क्वेश्चन है, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का शब्द क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का जो शब्द है वह पवित्र जादू है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वह है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल जो संख्या है वो 16 है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक तथा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है क्या है? बौद्ध धर्म का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। तो मृत्यु प्राप्त किया था कुशीनगर में। आगे देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वो नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। इस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति अथवा सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम राजगृह में हुआ था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के रूप में है। संवाद है बौद्ध भिक्षु के मध्य। यहाँ पूछा है कि यहाँ पूछा है जो क्वेश्चन पूछा उसको फिर से देख लेते हैं। तो मिलिंद पढ़ो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन।
या किस बौद्ध ऋषि को है उसका आंसर होगा नासिक। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति अथवा सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कश्मीर में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए सारे बौद्ध संगति से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से जो चारों बौद्ध संगति हुई है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन से जुड़े जो प्रतीक ये भी पूछे जाते हैं। तो हाथी किसका प्रतीक था? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। और कमल जो है उनके जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। जो पीपल है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो आपको कंफ्यूजन सांड घोड़ा हाथी में विशेषकर होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। पद्म चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो जो स्तूप है वह मृत्यु का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो वो थे अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलती हुई? पहला उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, लाश देखा, मरे हुए आदमी को, और एक सन्यासी को देखा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश शरावस्ती में दिया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कौन सा था? वो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला को बनाया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। ये अक्सर पूछता है कि किस भाषा में किया गया है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी भी थी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शुद्ध पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुकी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। देखिए शून्यता का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन करने वाले नागार्जुन थे। आगे देखते हैं। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक। गमन मतलब फैलाया गया था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इसलिए विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली भाषा का। महावीर स्वामी का जन्म, अब देखिए कुछ महावीर स्वामी से भी क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। देखिए गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका जो गृह त्याग था उसे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखिए 11 में, 2007 में, 2004 में। बीपीएससी एमपीएससी या कोई भी किसी भी राज्य का जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि यूपीएससी में पूछा गया बीपीएससी नहीं पूछेगा, एमपीएससी में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही सारे क्वेश्चन घूम फिर के सामने पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। तो हिस्ट्री है वो तो सबके लिए है, सबके लिए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए केवल है या बीपीएससी के लिए केवल है। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक क्वेश्चन है दिख रहा है बीपीएससी, देखिए एमपीएससी, यहाँ भी एमपीएससी, यहाँ यूपीएससी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सब जगह सभी राज्य में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में मौर्य वंशीय शासक अशोक के लुम्बिनी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए काफी कितनी बार क्वेश्चन दोहराया गया है। चलिए ज्ञान क्या है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र पूछा जाएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे तरीके से बता लेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। देखिए उन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जंत्रिक। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए। तो 24वें महावीर ही थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? देखिए 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन सार्वभौमिक सत्य से हुआ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ये जो जमाली थे ये महावीर स्वामी दामाद भी थे।
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। जैन, ये क्या, और अगला क्वेश्चन देखिए, शादवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व ग्रंथ। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो वो भद्रबाहु है। अनेकतावाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक संघटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? बाहुबली। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। तृतीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए, प्राकृत भाषा व अर्धमगधी लिपि में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली कुशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में, तो आइए देखते हैं महाजनपद काल से पूछे गए वन लाइनर क्वेश्चन 4। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता था? अज्ञात शत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? उदय ने। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वह झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिश्कृत बर्तन NBPW। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज या राजगृह। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को उदयन द्वारा चयन किया गया था। 16 महान जनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी से हुआ था? तो सदी से हुआ था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वह था डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अज्ञात शत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था और अज्ञात शत्रु का हत्या जो है कि इसका पुत्र उदय ने किया था। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए, यह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। पहला गणतंत्र, यह काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह विश्व का पहला गणतंत्र है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कलि ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। आइए कुछ जैन संगतियां देख लेते हैं, कब और कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्ष था। तो देखिए, जैन संगति जो दो ही संगति का वर्णन किया गया है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्थान जो था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और द्वितीय जो हुआ था 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह स्थल था वल्लभी, और अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमासमर्थ। आइए देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध 4 संगतियाँ हुई थी, प्रथम संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम संगति में जो हुआ था उसका समय काल था 483 ईसा पूर्व, शासक अज्ञातशत्रु, स्थान राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय संगति जो हुई थी वह 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी कालाशोक में। कालाशोक के समय में स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे शौरकामिनी। तृतीय जो हुआ था वह 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में संगति हुई थी और मुगलीपुत्रक इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो हुआ था वो देखिए प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के समय में, और कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्ष थे। ये चारों संगतियाँ हमेशा पूछा जाता है, आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं महाजनपद, राजधानी और विशेषता एवं क्षेत्र। तो देखिए, जो मगध की, थोड़ा सा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह या राजगीर। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, या पटना गया के पास बिहार में है। और दूसरा जो है अंग या चंपा, इसकी राजधानी थी आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में था। और काशी जो है यह वाराणसी या बनारस शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, उत्तर प्रदेश में है ये। वज्जी जो है काफ़ी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए, जो वज्जी है यह वैशाली, विदेह, मिथिला
इसकी राजधानी थी। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता या 8 गणराज्यों का एक संघ था। 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार के में जो दो जिला है उन्हीं दोनों को मिला करके था यह। कौशल था उसकी राजधानी शासित थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजा जो अब वर्तमान में फैजाबाद है उत्तर प्रदेश में, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य को मिला करके था। ये जो कुरु महाजनपद है इंद्रप्रस्थ, उसमें यह यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र था। और ये कौशल जो है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश है। आइए देखिए 7वां चेदी। चेदी क्या था? जो महाजनपद चेदी था उसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसका एरिया देखिए कहाँ, क्षेत्र कितना दूर तक था, तो बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल्ल जो है उसकी राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी, जो कि वर्तमान में देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। अस्मक जो है वो पौधन या पोतन था, जो गोदावरी का तट प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अस्मक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद प्रदेश था, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और 10वां जो है, आइए देखते हैं 10वां जो है वत्स जो है कौशाम्बी, जिसे कौशाम्बी कहते हैं, वो प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। और पांचाल, अहिच्छत्र एवं कंपिल्य रुहेलखंड के पास, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए मत्स्य जो है विराटनगर जयपुर राजस्थान के अलवर, भगतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र। अवंती कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी। तो अवंती का एरिया जो था वो देखिए मलवा के आसपास का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आता है। गांधार, तक्षशिला एवं पुष्कलावती आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सुरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में, सुरसेन की जो राजधानी थी वो देखिए मथुरा थी। और गांधार की तक्षशिला और पुष्कलावती। कंबोज राजपुर इसकी राजधानी थी। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मौर्य काल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? पौड़े नाम है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुषाण था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी था? प्रियदर्शी, कहीं कहीं प्रियदर्शी भी लिखा होता है। तो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुआकी थी जिसने अशोक सम्राट को प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्रकृति का उपयोग किया है? मगधी का। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप है उसे किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है कि अशोक ने बनवाया था। ये देखिए MPPCS 12 में, 6 में और 95 में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इससे कुछ जान लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किससे बना है? लकड़ी से। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भारत तक फैला था? तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें दिया हुआ है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त के समकालीन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखा दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है। इंडिका जो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। जो शिलालेख थे उसमें प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विश्वगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग जो था वो पाटलिपुत्र का प्राचीनतम स्थान था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? देव नाम पे की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस। देखिए काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञान। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ, जो भाब्रू स्तंभ है उसी में अशोक ने बताया था मगध का सम्राट अपने आप को। आगे देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था
वो शासक थे जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र ग्रंथ में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मौर्य काल थोड़ा ही बचा है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है? दूसरा एवं 13वां। जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो अशोक के संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, जो उनके पुत्र पुत्रियां थे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया है। जहाँ जो भाषा उसमें बोली जाती थी वहाँ पर उसी भाषा में वहाँ पर उसमें लिखवाया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की जो स्थापना थी वो अशोक ने करवाया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें दोनों लोग का वर्णन किया गया है। तो मौर्य काल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक। भारत के इतिहास में प्राचीन काल के इतिहास में आज हम लोग 6वां टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? तो पुष्यमित्र ने जो है कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना किया था। पड़ या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? श्रीमुख था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का। जो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कडफिसस ने। जो कडफिसस कुषाण शासक था उसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। आगे देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला के गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत, ग्रीक, यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण ने किया था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? पर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेंचाओ ने। जो पेंचाओ था चीनी उसने कनिष्क को हराया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व से। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के जो राज्य चिकित्सक थे उनका नाम चरक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। इस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया किसने? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी से हुआ था कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। ज्ञान वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वो खारवेल था। खारवेल महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलेय की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीयों और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली उसे कहते हैं जिसमें भारतीय शैली और यूनानी अर्थात ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण पाया जाता है, उसे गांधार शैली कहते हैं। अमरावती सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में।
अमरावती किसकी राजधानी थी? तो शातवाहनों की। आंध्र शातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आंध्र शातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था महत्वपूर्ण योगदान। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का विधि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में संगम काल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर किस लिए विख्यात था संगम काल में? तो देखिए कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यह विख्यात था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? लाल चेर के नाम से तो सेनगुट्टन था। वह कौन था? सेनगुट्टन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा में लिखा गया है शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, यह दोनों तमिल भाषा में है और हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस जो है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीन तमिल देवता जो मुरुगन थे वह किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो स्कंद कार्तिकीय के सदृश थे। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त है? तो कौन, को और मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त है। तमिल काव्य का इलियट जो है वह शिल्पधिकारम है। तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो शिल्पधिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासक जो है वो केरल पर था। केरल राज्य जो वर्तमान में भी है वहीं पर चेर वंश का शासक शासन करता था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेनगुट्टन जो था वो चेर वंश का शासक था। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और कई बार पढ़िए। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल, जो करिकाल था वो चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर, जो उरैयूर था ना वो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तोलकाप्पियम जो है उसकी रचना किसने किया था? तो तोलकाप्पियम का रचना तोलकाप्पियर ने किया था। तो तोलकाप्पियम से तोलकाप्पियर नाम सेम है इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल के समय में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। मदुरै किसकी राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिलों का जो ग्रंथ है गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? संगम विद्वानों से संबंधित है। देखिए यह पूछ सकता है कि विद्वानों से संबंधित क्या है, तो सब विद्वानों से संबंधित संगम है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? देखिए फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड्य नरेश ने भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करिकाल ने किया था। प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीन तमिल देवता जो थे गुरुगन है किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद कार्तिकीय। संगमों का आयोजन आइए देख लेते हैं कब कब हुआ था। तो देखिए प्रथम संगम जो है वह मदुरै में हुआ था अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम अलवै में अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। और तृतीय संगम जो है वो मदुरै में हुआ था नक्कीरर के अध्यक्षता में। तो तीनों संगम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संगम काल हमारा समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे गुप्त काल का। तो अगला टॉपिक है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में। गुप्त काल का जो गुप्त काल का काल है वो 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व तक।
गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? जो खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों तो आर्यभट्ट थे। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि खगोल विज्ञान के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, जो भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह महान राजा जो था वो स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश, जो गुप्त राजवंश है वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जिसका नाम है उन्हीं के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फायान है वह चंद्रगुप्त तृतीय अर्थात विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वह गुप्त काल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसे जो स्वर्ण युग है उसे गोल्डन युग करके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फायान कहाँ का यात्री था? तो फायान चीन का यात्री था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवर सेन सेकंड है वह किस वंश का शासक था? तो वह वाकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। फायान और हेंसांग ने किनके राज्यों को देखा था? तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन क्रमशः इन दोनों के राज्यों को देखा था। धन्वंतरी कौन थे? तो ये सब जो क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं। अब तो नए और काफ़ी कठिन भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, पर सरल क्वेश्चन ही सबका गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको एक दो बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे उन्हें वही धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे ये पूछा जाएगा तो आप सीधे इतना याद रखिएगा कि वो एक चिकित्सक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, उनके राज दरबार में नवरत्नों में से वो एक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है? तो 16वां 17वां और 19वां जो गुफा है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े थे, अमर सिंह। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम दिया हुआ है। जो गुप्त संवत शुरू किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो गुप्त वंश के शासकों ने। दिल्ली के महरौली के कुबत एल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में। जो महरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली के महरौली में, वो चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मल्लवाकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। अग्निमित्र इसका नायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के वर्णन में उपलब्ध है। उसके जो प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल ही ऐसा था जिसमें स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, जो कि वर्तमान में भी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए यूपी लोअर सब में सब इंस्पेक्टर या सब जो भी हुआ होगा, और छत्तीसगढ़ PCS में, UPSC में। ज्ञान इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। तो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, पहले भारत में था।
किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो चंद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया? स्कंदगुप्त ने ही हुड़ों को पराजित किया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का पतन जो है वह किस काल की? तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों आप ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ किस राजा के अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय। और देखिए रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? रजत सिक्का अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश। जो गुप्त वंश था वो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ या धार में है। गुप्त वंश के किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। यूरोपियन भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? कुमार संभव। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुड़ों से था। मिहिर कुल का संबंध हुड़ों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संबंधित था? भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से भारतीय पतन संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो जो गुप्त शासकों द्वारा सिक्के जारी किए गए थे वह रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का शासक माना जाता है। पुड्रवर्धन भुक्ति या जिसे प्रांत कहते हैं अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। देखिए तांबा का सिक्का जब पूछेगा रजत सिक्का के लिए विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय और सिक्का जारी करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम, रजत सिक्का के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और तांबा का सिक्का जारी करने वाला रामगुप्त। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम कृति है उसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। वर्तमान गणितज्ञ में दशमलव प्रणाली के आविष्कार कहाँ से किस युग को है? तो गुप्त युग को। गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। महरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में। स्थापना की युग कौन सा है? गुप्त वंश। गुप्त वंश में भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग। इस प्रकार समझ सकते हैं 1/6। तो ये टॉपिक अब हमारा कवर हो गया है। अगला टॉपिक है गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। बाणभट्ट को किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के सम्राट राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ह्वेनसांग। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? तो सबसे प्रमुख शहर कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन
वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था इन्होंने। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर देखिए मथुरा था उस समय में। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर का, जो कवि बाणभट्ट थे वो थानेश्वर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज में व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 3 प्रसिद्ध नाटक थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? जो गुर्जर थे उनको किसने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण है सी यू की रचना। उन्होंने सी यू की रचना की थी। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। जो शशांक था वह हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? 634 ईस्वी। ज्ञानशक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 + 78 जोड़ दिया जाए तो 634 ईस्वी होगा। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़ की पुस्तक में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में किया था आयोजन उन्होंने किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? तो किसने रोका था? पुलकेशिन सेकंड ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो जो चीनी लेखक थे वो रेशम भारत का उल्लेख इनत्तू नाम से किया करते थे चीनी लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? एक मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज में था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कहाँ? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, तो 4 मठ है कहाँ स्थित है? जोशीमठ में, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में। तो शंकराचार्य द्वारा 4 मठ इस जगह पर स्थित है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। टॉपिक नंबर 10, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में विविध से कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये। तो 1 से लेकर के 9 तक का हम टॉपिक का वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आगे का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने सबसे पहले दौरा किया था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। आगे से क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस जो था उसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार करना था। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भाष हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो जो था प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, उस स्रोत का नाम बताइए। वह स्रोत जो है मिलिंद पन्हो था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है?
मैग्नन मनुष्य, जो क्रो मैग्नन मनुष्य है वो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत का रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु से प्राप्त होता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। जो ब्राह्मी है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज चावल है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के लेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। अगला देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति जो है मालती माधव के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? तो शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हन देव बर्मन ने बनवाया। किस मंदिर को काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे।